अपना जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व वाली सीरीज चल रही है, तो उसमें अब कौन सा पार्ट करेंगे आज अपने यार? इंग्लिश वाला। पेपर नंबर कौन सा था आज? 292। पेपर नंबर 292, और जिसमें इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 76 अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखो दे क्या रखा है इसमें। जो भी हमें चार जो सेंटेंस दे रखे हैं ना, या एक सेंटेंस के जो चार पार्ट दे रखे हैं वो जम्बल्ड है। जम्बल्ड बोले तो प्रॉपर ऑर्डर में, एक ऑर्डर में नहीं है। अब हमें इनको ऑर्डर में रखना है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, इसके शुरुआत में दे रखा है द फैक्ट, इसके शुरुआत में दे रखा है द वेस्ट, इसके शुरुआत में दे रखा है टू ईच अदर्स कैप्रिशियस माइंड्स, और इसके शुरुआत में ऑन द वाइटलिटी। तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा वो किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट है तो या कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, तो डेफिनेटली शुरुआत में या तो द फैक्ट होगा और या फिर द बेस्ट होगा। तो हमारा सेंटेंस शुरू किससे होगा? या तो बी से और या फिर ए से शुरू होगा। ऐसे ऑप्शन कितने हैं? बी से और ए से शुरू होने वाला ये नहीं हो सकता, ये सेंटेंस हमारा इससे शुरू नहीं हो सकता। अब इसके बाद में देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए। कीवर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे अपन क्लास में भी कई बार बात करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, एक्सपोज दे रखा है। अब आप ये मन ही मन में जोड़ के देखो कि एक्सपोज के बाद में द वेस्ट आना चाहिए, या एक्सपोज टू ईट अदर होना चाहिए, या एक्सपोज ऑन द वाइटलिटी होना चाहिए। एक्सपोज है तो टू होता है। अगर मैं किसी चीज के प्रति एक्सपोज हो जाऊं, तो एक्सपोज के साथ किसका यूज करना पड़ेगा? टू का। तो नेचुरल सी बात है, ए के बाद कौन सा जाएगा? सी जाएगा। ए के बाद क्या जाएगा? सी जाएगा। अब देखो सी के लास्ट में क्या है? इफेक्ट है। अब आप पढ़ के देखो, इफेक्ट के तुरंत बाद में क्या जाएगा? इफेक्ट ऑन होता है ना। इफेक्ट पड़ता है किसी चीज पे तो इफेक्ट ऑन होता है ना। तो इसके इसका मतलब ये हो गया कि सी के सी के बाद में क्या जाएगा? डी जाएगा। अब आंसर क्या बन गया अपना? ए सी डी, है ना। अब ए सी डी देखो इसमें भी दे रखा है, और ए सी डी देखो इसमें भी दे रखा है। अब पता हमें ये लगाना है कि बी को शुरुआत में लेके जाए या बी को लास्ट में लेके जाए। तो अब आप अपने मन ही मन में एक काम करके देखिए कि ये डी वाला जो सेंटेंस है ना, इसके बाद में, इस डी के बाद में आप इस बी को पढ़ के देखिए। अगर ये मीनिंगफुल बन रहा है, अगर इसका कोई मीनिंग बन रहा है, तब तो ये आएगा। और इसके साथ में ये जुड़ ही नहीं रहा, बकवास लग रहा है जोड़ने पर, तो बी कहां पर चल जाएगा? सबसे शुरुआत में चल जाएगा। तो पढ़ के देखो क्या दे रखा है इसने? द फैक्ट। ये देखो द फैक्ट शब्द है ना, ये द फैक्ट है। इसका सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी हो जाएगी? हेड हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में ना दैट से लेकर के और माइंड्स तक, यहाँ तक अलग क्लोज है ये। कहाँ से लेकर के ना, दैट से लेकर के और इस माइंड्स तक अलग क्लोज है। तो द फैक्ट है, ये भी तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी हो जाएगी? हेड हो जाएगी। तो देखो द फैक्ट हेड है डी बेसिंग इफेक्ट ऑन द वाइटलिटी ऑफ सोसाइटी एज ए होल। अब इसके आगे पढ़ के देखो, एज ए होल द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड। ये एंड किससे कर रहा है? सेंटेंस एंड से कर रहा है। तो बेतुक्का सा लग रहा है, ठीक लग रहा है? बेतुक्का लग रहा है, मीनिंगफुल नहीं है। तो इसका मतलब हमें शुरू किससे करना पड़ेगा? बी से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में चल जाएगा, और इसके बाद में ए सी डी है, तो बी हमारा। पूछा हुआ क्या है देखो इसमें? अंडरलाइन सिगमेंट। जो भी सिगमेंट को क्या कर रखा है? अंडरलाइन कर रखा है ना, वो अंडरलाइन सिगमेंट। तो इसमें अपने को अंडरलाइन किया हुआ सिगमेंट कौन सा दे रखा है भाई? हैज नोट लेकर के कहां तक? नेवर तक। समझ में आ गई बात? अपने पास यहाँ पर एक कंजंक्शन क्या दे रखा है? एंड दे रखा है, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है? एंड दे रखा है। अब एंड के बाद में क्या दे रखा है इसने? देखो कैन और नेवर दे रखा है ना। और हेज है, यहाँ पर हेज के बाद में भी नोट दे रखा है। अब आप एक बात समझते हो, नोट के पहले वाला कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब। नोट के बाद वाला कौन होता है? मेन वर्ब। अच्छा, नेवर है वो भी एक तरह से किसका काम करता है? नोट का ही तो काम करता है ना। तो केन है, ये किसका काम कर रहा है? और इसके बाद में क्या होगा? मेन वर्ब होगा। समझ रहे हो बात को? अब मुझे बताओ, हेज के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। और केन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? अब मुझे बताओ, एंड के पहले और बाद में दोनों तरफ वर्ब की सेम फॉर्म चाहिए कि अलग अलग चाहिए? बेटा दोनों बार अलग अलग वर्ब लगानी पड़ेगी आपको। तो बताओ इसमें देखो, एंड के पहले तो वर्ब की ऐसा ऑप्शन पकड़ लो जिसमें एंड के पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और एंड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसमें? देख लो, ये अपना उत्तर हो जाएगा। बी ने ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बी है ये वर्ब की यही हमारा। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78 बच्चा लोग बताइए पूछा क्या है? सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है ना, हमें पूछा है सिनोनिम कौन से शब्द का? कैलस। इस कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर, क्रूअल आदमी, जिसमें मतलब संवेदनाएं नहीं होती, जिसमें सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं होती। समझना की बात? तो अब इसमें से ऐसा कौन सा बनेगा भाई? सेंसिटिव आदमी कैसे होते हैं? संवेदनशील आदमी होते हैं जिसके अंदर दया, करुणा, स्नेह, प्रेम की भावना होती है। और इनसेंसिटिव आदमी हो तो कैसा होगा? क्रूअल आदमी होगा, क्रूअल आदमी होगा जिसके अंदर दया, प्रेम जैसे कुछ भी नहीं होता। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनऑर्डिनेट किसको बोलते हैं भाई? अगर अगर कोई भी दो लोग हैं, ठीक है, अगर उनको अच्छा अच्छे से कोई काम करना है, मिलके कोई काम कर रहे हैं, और अगर उसको अच्छे से काम को करना है, तो उनके बीच में क्या होना जरूरी है? कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। उनके बीच में अच्छी बननी चाहिए, उनके बीच में अच्छा बैलेंस होना चाहिए, है ना? तो फिर इनऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? उनके बीच में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है वो लोग, उनमें पैरेललिज्म जैसी कोई चीज। समझ में आ गई बात? अच्छा, शक्ल से मैंने आपको बोला था ना, शाकल शब्द याद रख लो, शाकल होती है ना पशुओं को बांधने वाली। तो शक्ल करने का मतलब होता है फैक्टर करना, बांधना, मतलब आजाद करना या बांधना। तो अगर अनशेकल कर रहे हो तो खोल रहे हो, आजाद करना। तो इसको लिबरेट करना भी बोल सकते हो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? लिबरेट करना भी बोल सकते हो, और इमेंसिपेट करना भी कह सकते हो। इमेंसिपेट, इस शब्द को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, आजाद कर देना, इमेंसिपेट, है ना? लिबरेट करने का मतलब भी क्या होता है? आजाद करना। अच्छा, कंपेशनेट आदमी कैसे होते हैं? दया वाले, करुणा वाले, है ना? का मतलब सहानुभूति रखने वाले। क्वेश्चन नंबर कौन से पे चले? 79 पे, ठीक है। 79 में बच्चा लोग ये बताइए, पूछा फिर से सिनोनिम पूछ रखा है ना? अपने पास वर्ड क्या दे रखा है? रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की जरूरत। एक शब्द में इसके लिए आपको और बताना चाहता हूँ, पेपर में कई बार एक शब्द क्या पूछा हुआ होता है? प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई काम शुरू करें, जैसे किसी बंदे को कोई इंस्टीट्यूट शुरू करना है, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? एक बिल्डिंग हो, में बोर्ड लगा हो, टीचर्स हो, फर्नीचर हो, मार्कर हो, है ना? तो ये सारी चीजें क्या रहेगी उसकी? पहले से इन चीजों की जरूरत है। तो जो पहले से ही चीजों की जरूरत होती है उनको क्या बोलती है? प्री रिक्विजिट। क्या बोलते हैं उसको? और सीधा रिक्विजिट का मतलब क्या हो जाएगा? जरूरत। तो बेटा इसमें से बताइए, जरूरत के लिए कौन सा एसेंशियल चीजें होती है वो जरूरी होती है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी होती है, ठीक है। डिस्पेंसिबल किसको बोलते हैं भाई? डिस्पेंसेबल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिन चीजों के बिना आप काम चला सकते हो वो चीजें कैसी होती है? डिस्पेंसेबल। तो वो नेसेसरी होती है, अननेसेसरी, नॉट नेसेसरी होती है। बेटा इसका मतलब होता है नॉट नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको बोलते हैं डिस्पेंसेबल। सीरियस, आपको पता ही है, गंभीर, रिजर्व्ड, कंपोज्ड। वेग मतलब अस्पष्ट और धुंधला। इसका मतलब होता है क्लियर या अनक्लियर। इसका मतलब होता है अनक्लियर, जो चीजें स्पष्ट, ठीक है ना, जिसको हेज भी बोल सकते हो, हेज। हेज का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट या। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 80 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 80, ठीक है। पूछा क्या भी? एंटोनिम। शब्द क्या पूछा है अपने को? एंटोनिम। शब्द दे क्या रखा है हमें? रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल चीजें एकदम से टूट जाती है, या मतलब उनमें लचीलापन का गुण होता है? और लचीलापन होता है वो अच्छा गुण होता है, मजबूती एक तरह से, कैसे भी हालात आए। और अगर बंदा रिजिलियंट है, बंदे में रिजिलियंस है, तो वो बंदा टूट जाएगा या मतलब सामना कर लेगा हालातों का। तो रिजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। बताइए इसमें मजबूत का उल्टा क्या हो जाएगा फिर? वीक है तो कमजोर। और डब्ल्यू डबल ई के वीक है बेटा, वो मैं बता पूरी नहीं समझ। बताइए इसका मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वीक। इंट्रिकेट बोलते हैं जटिल चीजें, कॉम्प्लिकेटेड, जिसको समझना क्या हो, मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं इंट्रिकेट। और उसको कॉम्प्लिकेट भी बोलते हैं, ठीक है। टेडियस चीजें कैसी होती है? बोरिंग, थकाऊ, उबाऊ, बोरिंग। बोरिंग भी कह सकते हैं और टायरसम भी कह सकते हैं। टायरसम का मतलब वो चीजें होती है जो हमें थका देती है, तो टेडियस बोलते हैं। लैप्स का मतलब गलती। बोलते टाइम मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, मेरे मुंह से कुछ और शब्द निकल जाए, तो वो क्या हो गया? लैप्स हो गया, ठीक है ना? उसको लैप्सेस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लैप्स का मतलब गलतियां। और मतलब टाइम का भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो लैप्स बोलते हैं। जैसे कोई मूवी वगैरह चल रही है और उसमें 5 मिनट का सीन कट गया बीच में से, तो वो क्या हो गया? टाइम का लैप्स हो गया।
लैप्स बोलते हैं। और बोलचाल में और जो हमसे गलतियां होती है उसको भी क्या बोलते हैं, उसको, है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 में बच्चा लोग देखिए क्या पूछा है अपने को। ये पूछा है कैन बी एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अपने को ये क्या दे रखा है, शब्दों का समूह, और हमें इसकी जगह पर क्या बताना है, किसी एक वर्ड का यूज करना है ना। तो लवर बोले तो प्यार करने वाला, मैनकाइंड बोले तो मानव जाति से। अच्छा, लव शब्द लिखा है तो नेचुरल सी बात है किसका यूज होगा शुरुआत में, किल का। अगर हेट लिखा होता तो अपन किसका यूज करते, मिस का यूज करते। तो बेटा इसमें देखो फिल किस में लिखा है, एक में लिखा है, बाकी में तो लिखा ही है ना। तो फिल वाला एक ही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा एंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, और फिल बोले तो प्रेम, मानव जाति से प्रेम करने वाला। और बेटा अगर ये नफरत करने वाला होता तो मिसएंथ्रोप हो जाता, ठीक है ना। लेक्सिकोग्राफी क्या होती है, डिक्शनरी बनाना, मतलब डिक्शनरी जो बंदा बनाता है ना, लिखता है, उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। देखो ईआर लिखा है ना लास्ट में, ईआर है तो इस काम को करने वाला। लेक्सिकोन का मतलब होता है शब्द, लेक्सिकोन का मतलब क्या होता है, वर्ड्स। तो बेटा जो शब्दों को कंपाइल करता है, शब्दों को इकट्ठा करके एक बुक लिखता है, वो कौन हो जाएगा फिर, लेक्सिकोग्राफर। तो बेटा ये लेक्सिकोग्राफर क्या बनाएगा, डिक्शनरी। नार्सिसिस्ट आदमी कौन होते हैं, इगोइस्ट, अहंकारी आदमी, जिसको ये लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे दम पर ही चल रहा है, ऐसे आदमी नार, ठीक है ना। तो ये इसका सिनोनिम अगर पूछा जाए तो क्या हो सकता है अभी, इगोइस्ट आदमी, इगोइस्ट आदमी। समझ में आ गई बात। मूव करिए अगले सवाल पे। चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। के बाद में चलते हैं अभी क्वेश्चन, ये तो देखो क्या दे रखा है तुम्हें बेटा, इसने दे रखा है ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, है ना। बेटा इसी सेंटेंस के ना, इसी सेंटेंस के ये देखो कितने टुकड़े करके दे रखे हैं, चार। हमें बताना है कि इन चारों में से किसी एक पार्ट में गलत है, कोई ना कोई शब्द का ग्रामेटिकली गलत यूज हुआ है ना। तो ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि डेट के साथ अगर जोड़ा बनता है तो किसका बनता है, तो का। और बेटा अगर टू होता तो किसका जोड़ा बनता, टू टू का जोड़ा बनता है, ठीक है ना। सो दे रखा है तो किसका जोड़ा बनेगा, डेट का जोड़ा बनेगा। समझ में आ गई बात। तो बेटा ये डेट वाला तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर डेट की जगह क्या होना चाहिए था, तो होना चाहिए था। तो इन चारों ऑप्शन में देख के बताइए कहाँ पर गलत है ना। वहां पे दे रखा है डी पे, दैट एंग्री की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले पड़ गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 83 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 83 में दे क्या रखा है इसने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी करेक्टली सब्स्टिट्यूट टू द अंडरलाइन वर्ड। जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसको क्या कर देंगे अपने, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, बदलना। इस शब्द को हमें बदलना है, किस में से, इन चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसी। तो शुरुआत में इसने क्या दे रखा है, पहले तो ये बात देखो कि जो हेव शब्द यहाँ पर है वो है क्या, हेव शब्द है, ये क्या चीज है, वर्ब है। अब इस वर्ब से पहले हमें चाहिए क्या, इस वर्ब से पहले हमें चाहिए, समझ में आ गई बात। तो इसके पहले आप देखो इनटू शब्द है, ये क्या चीज है, ओके। और इसके पहले ओ है, ये भी क्या चीज है। अब हमें एक बात का पता है कि सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द होता है ना। तो प्रेपोजिशन कितनी बार दे रखी है, एक और दो। अगर प्रेपोजिशन दो नहीं, चार या पांच या सात या आठ या 10 भी होते ना, तो भी सब्जेक्ट आप किसको मानते, प्रेपोजिशन के बाद वाले को मानते या प्रेपोजिशन पहले वाले को मानते। बेटा पहले शब्द क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन, और जिसके लास्ट में आई दे रखा है वो नाउन होती है, और वो हमेशा सिंगुलर नाउन होती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन शब्द है ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए इनमें से कौन सा आ जाएगा, नेचुरल सी बात है जब आंसर हो। अब इसमें हेड क्यों नहीं आ सकता, देखो हेड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ सकता है, लेकिन हेड क्यों नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि यहाँ पर क्या दे रखा है, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये फिर से अपना एक सब्जेक्ट आ गया, और इसके बाद में प्रोवाइड है, ये फिर से क्या आ गई, वर्ब आ गई। अब मुझे बताओ प्रोवाइड है, ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट है। और जो फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। तो बेटा जब ये प्रेजेंट है तो हमें ऊपर वाले पार्ट में भी किसका यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज द वाला, ये समझ रहे हो बात को। चलो क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं भाई 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 84 में दे रखा है बेटा टू कट कॉर्नर्स, और ये है क्या चीज, हमें इस इडियम का मीनिंग बताना है। हमें हमें जो भी एक इडियम दे रखी है ना, मुहावरा दे रखा है,
हमें इसका मीनिंग बताना है। अब आपको एक छोटी, आपने अपने दादाजी का पोर्ट्रेट बनवाया, फोटो बनवाई, और फोटो तो उसने अच्छी बना दी फोटोग्राफर ने, आपने बोला कि इसको किसी फ्रेम में फिट कर दो। अब उसके पास फ्रेम उसके लायक है नहीं, उसका फोटो का साइज बड़ा है और फ्रेम है छोटा। अब उसके पास खड़ा एक बंदा बोला कि साइडों में से काट दो ना यार, थोड़ा सा कोने काट दो ना। तो जो सामने वाला बंदा बोले यार क्या बात कर रहे हो यार, इतनी अच्छी फोटो है, इसका सत्यानाश। बोले अपना क्या जाता है यार, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, किसी काम को कैसे करना, जल्दी कर देना, जल्दी जल्दी कर देना, लेकिन फायदा या नुकसान होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना। ऐसा कौन सा हीरा, टू डू समथिंग, किसी भी काम को कर देना कैसे, जल्दी कर देना, और किसकी कीमत पर, एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंस मतलब कीमत पर, किस चीज की कीमत पर, क्वालिटी और सेफ्टी, कि चाहे उसकी सेफ्टी रहे चाहे ना रहे, क्वालिटी चाहे खराब हो जाए, लेकिन जल्दी जल्दी निपटा दो। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स। तो अब कट कॉर्नर से वो एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, नेचुरली बुरी बात है, क्योंकि आप काम तो चलो जल्दी कर दोगे, लेकिन उस चीज की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, है ना। ये हमारा, इसके बाद में अपने चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 85 पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना है 85, है ना। पूछा क्या है इसमें, सबसे पहले तो देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ना। हमें पूछा है इसमें एंटोनिम, शब्द क्या दे रखा है, डिटीरियोरेशन। और डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है, चीजों का खराब होते जाना, कोई चीज खराब है और वो और ज्यादा खराब होती जा रही है, तो वो चीज क्या करती जा रही है, डिटीरियोरेट। बेटा खराब होने का इसमें उल्टा, उल्टा तो चीजें क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, इंप्रूव करती है चीजें तो क्या होती है, सुधार आता है। और अगर डिटीरियोरेट करती है तो खराब हो जाती है, तो बेटा ये रहेगा। ग्लिच किसको बोलते हैं, कोई डिफेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, डिफेक्ट हो जाए, या मेल फंक्शन हो जाए। मेल फंक्शन किसको बोलते हैं, कोई चलती हुई मशीन सही काम कर रही है कि गड़बड़ हो जाए उसमें। मेल का मतलब ही बुरा होता है, फंक्शन का मतलब कार्य, यानी गड़बड़ हो जाए कुछ ना कुछ, है ना। अच्छा मतलब आपने अपने घर पे फोन किया और फोन चलते चलते बीच में कट रहा है, तो वो उसमें क्या है, टेक्निकल ग्लिच आ रही है, टेक्निकल ग्लिच, ग्लिच है, ग्लिच का मतलब कोई डिफेक्ट आ जाना, ठीक है ना। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आपको पता ही है, डेमो देना, प्रदर्शन करना किसी चीज। और स्टेग्नेशन का मतलब होता है बिगड़ जाना, खराब हो जाना चीज का। अगर चीजों में स्टेग्नेशन आ रहा है तो वो चीजें अच्छी हो रही है, बिगड़ रही है, खराब हो रही है चीजें। अगर किसी नाली वगैरह में पानी पड़ा है तो वो कुछ दिन पड़ा रहने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेग्नेट हो, फाउल स्मेल करने लग जाएगा, दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेग्नेट। और स्टेग्नेट को नाउन में चेंज किया तो क्या बन गया, स्टेग्नेशन। समझ गए बात को। तो अपने मूव करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। क्वेश्चन अपना है 86 पे चलते हैं। पूछा क्या है भाई, इसने पूछा है बेटा एंटोनिम इसका, और अपने पास वर्ड क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है इसने अर्बन। अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है अर्बन, एक तो होता है अर्बन, एक शब्द होता है अर्बन, एक शब्द होता है अर्बेन, ओके। एक होता है ह्यूमन, ठीक है, एक होता है ह्यूमेन, ठीक है ना। अर्बन का मतलब होता है शहरी, और अर्बेन मतलब सभ्य आदमी। शहरी लोगों को कैसा माना जाता है, सभ्य माना, पढ़े लिखे है, सफिस्टिकेटेड है थोड़े, है ना। तो अर्बेन का मतलब क्या हो जाएगा, सभ्य, ठीक है ना। रूरल लोगों को कैसा माना जाता है, टाइप के थोड़े से रूड टाइप के, है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो ना हो, हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन अर्बन और अर्बन दोनों, अर्बन का मतलब होता है ये किसका उल्टा है, रूरल का उल्टा। रूरल, रूरल कौन सा एरिया होता है, ग्रामीण। और अर्बन कौन सा होता है, और अर्बेन का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, सफिस्टिकेटेड लोग, समझदार लोग। तो बताओ अब इसका हमें क्या बताना है, उल्टा। तो सभ्य का उल्टा क्या हो जाएगा फिर इनमें से, आपको अगर याद हो तो, गोरिश आदमी। गोर का मतलब ही क्या होता है, असभ्य, गंवार, जाहिल आदमी, है ना। तो बोरिश हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इन ये तीनों अच्छे अच्छे गुण हैं, वर्चुअस, और ये तीनों अच्छे गुण। वर्चू का मतलब क्या होता है, गुण। वर्चू का मतलब क्या होता है, वर्चू का मतलब होता है बच्चा लोग, गुण। तो अगर कोई गुणवान आदमी है तो कैसा होगा, वर्चुअस होगा। कोर्टियस होता है तो भी शिष्टाचार वाला आदमी, और शिवेलरस आदमी है तो भी शिष्टाचार वाला आदमी। खास तौर से शिवेलरस पता है किसके लिए यूज होता है, ऐसा आदमी जो औरतों के प्रति जिसके, है ना। जैसे मतलब कहीं बैठने की जगह है तो सबसे पहले औरतों को, है ना। तो इस प्रकार के आदमी को क्या बोलते हैं, सिवेलरस आदमी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों शब्द वो एक तरह से सिनोनिम्स है, और ये वाला शब्द ये इसका अर्बेन का उल्टा हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितने पे चले, 87 पे चलते हैं ना। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर,
87 में अपने को पूछ क्या रखा है इसने फिर से, ये तो पैराजंबल वाला आ गया अभी फिर से, है ना, पैराजंबल वाला। ये अपने को 4 पार्ट दे रखे हैं ना। अब इसको अपने सीक्वेंस में लगाते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो पढ़ते हैं बिटवीन रिनंसिएशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट एंड asceticism और इज द इंटीमेट लिंक। अच्छा, जब आप चीजों को लिंक कर रहे हो तो कम से कम लिंक करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जब आप जोड़ते हो तो कम से कम कितनी चीजें होगी, एक ही होगी या एक से ज्यादा होगी, दो या तीन या चार, इतने होंगे ना जिनको आपस में जोड़ोगे। तो इस लिंक शब्द के बाद में इनमें से कौन सा जाना चाहिए, एंड जाना चाहिए, एक द फर्स्ट जाना चाहिए, एक बिटवीन जाना चाहिए। क्योंकि जब लिंक कर रहे हो तो बिटवीन का मतलब, बिटवीन में स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू का मतलब ही क्या होता है, टी डब्ल्यू ओ, दो, है ना। तो बिटवीन का मतलब होता है कम से कम दो जने, तो वो लिंक किन किन के बीच में है, दो जनों के बीच। तो डी के बाद कौन सा जाएगा, ए। अच्छा, बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, वो किसका बनता है, जैसे फ्रॉम के साथ किसका जोड़ा होता है, फ्रॉम के साथ किसका जोड़ा होता है, टू का। इसी प्रकार बेटा बिटवीन के साथ किसका पेयर बनता है, बिटवीन के साथ पेयर बनता है एंड का। तो इसने देखो यहाँ पर, ये देखो एंड दे रखा, ये देखो, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले डी जाएगा, सबसे पहले नहीं, लेकिन डी जाएगा, एक बात देखो, डी जाएगा, डी के बाद में कौन सा जाएगा, फिर ए जाएगा, डी के बाद में जाएगा ए, और ए के बाद में कौन सा जाएगा, सी। तो डी ए सी कहाँ पर है, कंटिन्यू देख लो बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इट इज आर। तो शुरुआत किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, है ना। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, द फर्स्ट पॉइंट, और इसकी वर्ब कौन सी है, चीज हो जाएगी। तो ये देखो क्या बन जाएगा, बी, डी, ए और सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले पड़ गई बात। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपने मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 88 पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो दे क्या रखा है, सिनोनिम। क्या बताना है हमें इसका, सिनोनिम। ऑब्जेक्शन जब आप किसी चीज का करते हो तो उसका सपोर्ट करते हो या उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाते हो, कि नहीं भाई मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है, तो आप क्या दर्ज करवा रहे हो, आपत्ति, है ना। तो हमें आपत्ति का उल्टा, जब आपत्ति का उल्टा है तो सहमति दे रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। अगर मतलब ऑब्जेक्शन का उल्टा है तो आप क्या करोगे, सहमति दोगे। भाई ऑब्जेक्शन है तब तो रुकावट डाल रहे हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। और इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, सहमति दे रहे हो, अग्री कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो इस चीज को। तो बताओ फिर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। अप्रूव करते हो तो चीजों को क्या करते हो, और डिसअप्रूव करते हो तो असहमति, और ऑब्जेक्शन का मतलब भी क्या होता है, असहमति। तो बेटा ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। सैंक्शन करने का मतलब मंजूरी देना। अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया तो मंजूरी मिल गई, एक्सेप्टेंस हो गया। वहां पर सैंक्शन का मतलब है एक्सेप्ट कर लिया गया, जो भी आपने कुछ मांग रखी है उसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको एक्सेप्टेंस हो गया उसका। मौन का मतलब कराना, दर दादी से कराते हो ना, जैसे ग्रोल करना, ठीक है, ग्रोल करना, ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, और काउंटर है तो सामने करना। अगर कोई बंदा आप पर अटैक करता है तो आप सामने से कौन सा अटैक करोगे, काउंटर अटैक करोगे। तो काउंटर का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। तो कौन से क्वेश्चन पे चले भाई, 89 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अपना है 89, देखते हैं क्या बोला है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो चलो अपने को इसका क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस। ये क्या रखा है, आईएनजी, और इधर आर दे रखा है। सबसे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि हमें इस आर को अब इजारम ही रखना पड़ेगा या डूडज बनाना पड़ेगा। अगर इजारम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इजारम को किस में चेंज कर लो, डूडज में। लेकिन अगर इजारम के साथ या तो आईएनजी लगा रखा है और या बीइंग लगा रखा है तो हमें इजारम को इजारम ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इजारम वाला ऑप्शन कितने हैं, एक ही तो ऑप्शन है ना। यहाँ पे तो आर की जगह तो इज आ गया, और ये आईएनजी है ये किस में चेंज हो गया, बीइंग में चेंज हो गया। डिलीवर है ये किस में चेंज हो गया, डिलीवर्ड में चेंज हो गया। और जो वर्ब के बाद में था वो वर्ब से पहले आ गया, और जो वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद में चला गया। क्या लगते हुए, बाई लगते हुए। क्यों लगाना पड़ा बाई, क्योंकि अपन सेंटेंस को पैसिव में बना रहे हैं, और अगर एक्टिव बना रहे होते तो बाई को हटा देते। जैसे यहाँ पर बाई यू दे रखा है, और अगर हमें इसका एक्टिव बनाना है तो समझ में आ गई बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज द पिज्जा बीइंग डिलीवर्ड बाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं क्या बोल रखा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। मतलब अपने को एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे, है ना। अपने को ये सिचुएशन दे रखी है, और हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ढूंढना है, मुहावरा ढूंढना है ना। आप, इट इज नो यूज, कोई फायदे की बात है, फायदे की बात नहीं है।
कोई फायदे की बात नहीं है। गिविंग देम सच एक्सपेंसिव थिंग्स, ऐसी महंगी महंगी चीजें देना, ऐसी महंगी महंगी चीजें देना अच्छा बताया कि बुरा बताया? बुरा बताया, क्योंकि दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, क्योंकि उनको इस चीज की वैल्यू का ही पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे आदमी को अच्छी चीज देना जिस आदमी को उस चीज की वैल्यू ही पता नहीं है। तो अब मुझे बताओ, पर्ल्स होते हैं ये सस्ती चीज है, महंगी चीज, पर्ल्स बोले तो मोती, पर्ल्स बोले तो मोती, ठीक है ना। वाइन बोले तो सुअर, सुअरों के आगे अगर आप मोती डालोगे तो उनको कोई की कीमत करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा, कास्ट का मतलब होता है डालना, सुअरों के आगे क्या डालना? मोती डालना, है ना। तो मतलब ऐसे आदमी के सामने कोई अच्छी चीज रखना जो उस चीज को डिजर्व ही नहीं करता, जिसको उसकी वैल्यू का ही नहीं पता है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या बनता है भाई? बीट अबाउट, अबाउट आसपास, बीट पीटना, बुश झाड़ियों के आसपास पीटना। सांप है वो तो झाड़ी में है और आप झाड़ी के आसपास पीट रहे हो, तो कोई मुद्दे की बात कर रहे हो या फालतू की बात कर रहे हो? तो टू द पॉइंट बात करना या ना करना? टू द पॉइंट बात है ना करना, घुमा फिरा की बात। चैप्टर एंड वर्स, आपने कोई किताब खरीदी उसमें पूरे चैप्टर भी तो चेक कर लिए कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। और वर्स मतलब कविताएं, या उसमें स्टेंजा जो है, कविता के अंदर जो लाइनें होती है ना, दो दो चार चार लाइनें होती है, उसको स्टेंजा बोलते हैं, उसको वर्स बोलते हैं। तो आपने ये भी चेक किया कि इसमें चैप्टर पूरे है कि नहीं है और इसमें स्टेंजा भी पूरे है कि नहीं है। तो आपने चीज को पूरा केयरफुली एग्जामिन करके ला रहे हो, सोच विचार करके ला रहे हो पूरी तरह से कंप्लीटली, या बिना सोचे समझे? तो सोच समझ के जब काम करते हो ना, उसको बोलते हैं चैप्टर। अच्छा, टू बाई ए पिग, बाई खरीदना, पिग सुअर, पोक मतलब आपने कोई सुअर खरीदा और उसको बस ऐसे पोक करने का मतलब होता है, हाँ यार ये तो ठीक है, हाँ ये तो सही है, फिर इतना करके उस चीज को खरीद लिया। तो आपने केयरफुल एग्जामिन किया चीज को खरीदने से पहले, या बस आंख बंद करके खरीद ली? इसका मतलब यही होता है, किसी चीज को खरीदने से पहले पूरी तरह से उस पर। ओके, तो इस सवाल का जो दे रखा है इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? डी आंसर बन, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है, देखो में दे रखा है इसने, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट्स, सेंटेंस के चार टुकड़े कर रखे हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, हमें किसी एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें एक कोई ग्रामर की एरर दे रखी है ना। तो अब इसमें देखो, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग वुड हैव हेल्ड इन प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो इवनिंग, ये काम कब होने वाला है? टुमारो इवनिंग को होने वाला है। तो जब टुमारो है तो नेचुरल सी बात है, हमें किसका यूज करना पड़ेगा? शेल या विल, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर यही सेंटेंस किस में हुआ? पैसिव में हुआ, तो हमें क्या लगाना पड़ सकता है? शेल या विल, और साथ में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? बी का, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ना। तो गड़बड़ तो यही आ गया, सीधा ही देख लो, शेल विल की जगह इसने क्या लगा रखा है? वुड लगा रखा है, तो गलत हो जाएगा ना। तो वुड वाला पार्ट ये हमारा गलत हो जाएगा। होता तो क्या होता है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? मीटिंग, काम क्या हो रहा है? हेल्ड करना। तो मीटिंग ने हेल्ड किया कि मीटिंग को हेल्ड किया जाता है? मीटिंग को हेल्ड किया जाता है। तो दिया हुआ सेंटेंस हमारा किसका है? पैसिव वॉइस का है। तो नेचुरल सी बात है, हमारा आंसर यहाँ क्या होना चाहिए ना? विल बी हेल्ड होना चाहिए था। उत्तर का हमारा यहाँ पर विल बी हेल्ड, एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? प्रेम ऑडिटोरियम नाम की कोई जगह, ऑडिटोरियम सभागार होता है जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह। और ये काम कब होने वाला है? कल शाम को। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या पूछा? करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन कौन सा है? करेक्ट स्पेलिंग वाला है। डेमोलिश, डेमोलिश करना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। डेमोलिश का स्पेलिंग होता है तो डेमोएल। ये एक्चुअल में शब्द क्या चीज होता है? डेमोलिश। डेमोलिश क्या जोड़ दो इसमें? ईडी जोड़ दो। और डेमोलिश करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना डी। 93 में देखते हैं भाई क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला, गलत स्पेलिंग वाला, है ना। मेंटेनेंस, इसके बाद में है मिसचीवियस, इसके बाद में मिलियनियर, और इसके बाद में मोनोलॉग। आपको तुरंत याद आ गया होगा, लोग जिस भी शब्द के लास्ट में लगा होगा बच्चा लोग, उसमें LOGUE होता है। अब चाहे वो मोनोलॉग हो, चाहे वो डायलॉग हो, ठीक है ना, चाहे वो एपीलॉग हो, ठीक है, चाहे वो प्रोलॉग हो, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है? LOGUE होता है ना। मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, मिसचीवियस में कोई दिक्कत नहीं है, बिलियनियर
का मैंने एक शब्द आपको क्लास में कभी लिखाया भी होगा, बिलियनियर भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्या लिख दो, बिलियन, और बेटा एयर में ए आई आर ई जोड़ना है, तो इसमें भी अपन क्या जोड़ देंगे, ए आई आर ई, ठीक है ना। इसको मिलियन, मिलियनियर और बिलियनियर को कभी भी आर पर फिनिश नहीं करना, ई लगाना होता है इसके साथ, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोनोलॉग वाला, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 94 देखते हैं। पूछ एक्टिव वॉइस, जो भी सेंटेंस दे रखा है हमें उसका क्या बताना है, एक्टिव वॉइस। बच्चा लोग इसमें अपने को दे रखा है वोज वर्ग के साथ है थर्ड फॉर्म, नेचुरल सी बात है, सेकंड फॉर्म जिसमें दे रखी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी होती तो आंसर क्या बनता है, या तो पहली फॉर्म, और या पहली फॉर्म में एस या ईएस, और अगर वोज वर्ग प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगा। तो बेटा देखिए इसमें एक में ही सेकंड फॉर्म है, इसमें किल्स है, इसमें किल्ड है, इसमें इज किल्ड है, और इसमें हेड किल्ड है, तो सेकंड फॉर्म तो एक में ही दे रखी है सिर्फ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये पता ही है कि इसमें हमें करना क्या पड़ेगा भाई, ये हॉस्टाइल हंटर है ना, इसको तो पहले ले आएंगे, इसको तो पहले ले आएंगे, और टाइगर है इसको अपन बाद में ले जाएंगे, हो गया। चलो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा क्या है, अंडरलाइन वर्ड्स को करेक्ट मीनिंग बताना है। चूज द करेक्ट मीनिंग, सही सही मीनिंग चुनना ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जो शब्द अंडरलाइन कर रखे हैं। बच्चा इसमें तो अंडरलाइन किसको कर रखा है, इमिग्रेंट्स। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लास में मैंने एक शब्द करवाया था, एक तो माइग्रेंट करवाया था, एक तो करवाया था माइग्रेंट, और एक मैंने करवाया था इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, अब आपको याद क्या रखना है इसमें, बस एक ही बात याद रखनी है, इसका पहला अक्षर क्या है, आई, और जब आई लिखेंगे तो आई का पहला अक्षर क्या है, आई का पहला अक्षर क्या है, आ। तो जो आदमी कहीं बाहर से आता है, किसी दूसरे देश से आता है, वो कौन होता है, इमिग्रेंट। और जो अपना देश वगैरह छोड़ के कोई आदमी या कोई जानवर दूसरे देशों में चले जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इमिग्रेंट के लिए बताओ, आने वाला होगा या जाने वाला, तो आने वाले के लिए वर्ब कौन सी यूज करेंगे, कम। तो इसमें कम लिखा है, इसमें लुक फॉर लिखा है, इसमें ट्रेवल लिखा है, और इसमें गो लिखा है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बच्चा लोग आपको पता ही आंसर हमारा कम वाला बन जाएगा। पीपल, लोग कौन से, जो आ जाते हैं टू लिव, रहने के लिए परमानेंटली, स्थायी रूप से, इन ए फॉरेन कंट्री, किसी दूसरे देश में। आने वाले इमिग्रेंट्स होते हैं, और जाने वाले कौन होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, वो माइग्रेंट्स होते हैं। अगर यहाँ पर कम की जगह गो लिखा होता या मूव लिखा होता, माइग्रेंट है तो क्या लिखा होगा, या तो गो लिखा होगा और या मूव लिखा होता है। गो का मतलब भी चले जाना, और मूव का मतलब भी क्या होता है, चले जाना। तो गो और मूव, अगर यहाँ पर गो या मूव लिखा होता तो हमारा आंसर यहाँ पर, ये शब्द यहाँ पर इमिग्रेंट नहीं होता बल्कि माइग्रेंट होता। अच्छा, इसमें गो टू विजिट ए न्यू कंट्री, तो फिर ये माइग्रेंट हो जाएगा ना। अगर इसका इसका ये, अगर इसका उत्तर है, अगर ये यहाँ पर क्या दे रखा होता, माइग्रेट दे रखा होता यहाँ पे, तो हमारा उत्तर ये होता था, क्योंकि यहाँ पर लोगों के आने की बात नहीं हो रही है, गो है तो जाने की बात हो रही है, तो ये माइग्रेट। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इमिग्रेंट का बताना है ना हमें तो। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 96, देखते हैं 96। ये तो अपना क्लोज टेस्ट आ गया भैया ना, तो इसका मतलब जो बचे हुए 500 सवाल है वो तो इसी में से ढूंढने पड़ेंगे हमें। तो इसने दे क्या रखा है, टुडे आई वांना टॉक टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ तू आपसे अबाउट अ वेरी सिंपल मैटर, बहुत ही सिंपल से मैटर, है ना। एंड दैट इज, और वो मैटर क्या चीज है, वो मैटर क्या है जिस पे बात करनी है, वो सिंपल कॉन्वर्जेशंस, की बातचीत को कैसा रखा जाए, सिंपल कॉन्वर्जेशन करना है, लेकिन हमें उसको रखना कैसा है, सिंपल रखना है। व्हेन वी लर्न टू स्पीक, जब हम क्या करना सीखते हैं, लर्न करते हैं, क्या करना, स्पीक करना। तो अब इसमें दो तीन चीजें आती है, सबसे पहले कौन आते हैं, वर्ड्स, उसके बाद में कौन आती है, फ्रेज, और उसके बाद में कौन आती है, स्क्रिप्ट आती है। तो ये चीजें कितनी हो गई, एक, दो और तीन चीजें। अब तीनों में से जो सबसे पहला होता है, मतलब दो में पहला होता है वो कौन होता है, फॉर्मर। दो में से बाद में होता है वो होता है लेटर। दो से ज्यादा है उसमें सबसे पहले होता है वो कौन होता है, फर्स्ट। और दो से ज्यादा में सबसे अंतिम होता है वो कौन होता है, लास्ट। तो यहाँ पर जब तीन है तो मतलब दो से ज्यादा हो गए, तो दो से ज्यादा में हम बात इस सबसे लास्ट वाले की कर रहे हैं, बात इस सबसे पहले वाली की कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाला कौन होता है, फर्स्ट होता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा ये हमारा। समझ में आ गई बात, अब सुनो। व्हेन वी लर्न टू स्पीक, जब हम बोलना सीखते हैं तो फर्स्ट, सबसे पहले कम वर्ड, सबसे पहले कौन आते हैं, शब्द बनते हैं, जैसे मम्मा पापा ऐसे बोलते हैं, सेंटेंस तो नहीं है लेकिन शब्द तो बनने लगे। उसके बाद क्या बनेगी, पापा आए,
मम्मा आई, है ना? तो इस प्रकार फ्रेज बन रही है और फिर पूरे के पूरे सेंटेंस बोलने लग जाओगे, फिर आप क्या करने लग जाओगे, पूरे के पूरे स्क्रिप्ट बन जाएगी उससे। ठीक है? यू वुड अग्री, आप सहमत होगे एक बात से, दैट द लार्जर द बंडल्स ऑफ वर्ड्स, कि जितना लार्जर बंडल होगा किस चीज का, शब्दों का, तो हम उतना ही क्या करेंगे, हम इन शब्दों के बंडल को क्या कर रहे हैं अभी, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, देखो आगे क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ठीक है? जो बंडल ऑफ वर्ड्स है ना, उसको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं कि कैरी अराउंड कर रहे हैं या बेल आउट कर रहे हैं या फिर आस्क अराउंड कर रहे हैं, हमारे पास है। जितना हमारे पास शब्दों का बंडल है, मतलब जितने हमारे पास ज्यादा शब्द है, तो उसको बोलते हैं कैरी अराउंड करना। कैरी का मतलब होता है ढोना, अपने साथ में लेके जाना। तो जितना हम अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, शब्दों का समूह, बंडल का मतलब यहाँ पर सच में गठरी की बात थोड़ी ना हो रही है, शब्दों का समूह की बात हो रही है ना? तो जितने हमारे पास शब्दों का समूह होगा, द लेस, उतना ही कम वी हैव टू वरी अबाउट, हमें उतनी चिंता कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी, लेस है तो कम हो जाएगी, उतनी हमारी चिंताएं कम हो जाएगी। किस बारे में? कंबाइनिंग देम इनटू सेंसिबल, उनको कंबाइन करने में। अगर मेरे पास एक ही बात के बारे में सैकड़ों शब्द याद है, तो मुझे उनको जोड़ने में दिक्कत आएगी या कम आएगी? कम आएगी, क्योंकि मेरे पास शब्दों का भंडार है ना? किस काम के लिए? क्या करने के लिए? उनका क्या बनाना है हमें? सेंसिबल। सेंसिबल मतलब अर्थ निकलने वाला, अच्छा अर्थ निकलने वाले क्या बनाएंगे फिर अब उनसे, उन शब्दों के भंडार से हम क्या बनाएंगे? हम उन शब्दों के भंडार से कंबाइन करके, उनको शब्दों को कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे? सेंसिबल मतलब मीनिंग निकलने वाला, ट्रेट बनेंगे या एग्जीक्यूशंस बनेंगे या क्रिटिसिज्म बनेगा, या फिर एक्सप्रेशंस बनेगी। जब हम बातें करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो एक्सप्रेशन ही तो होती है ना, तो उनसे हमारी क्या बन जाएगी फिर? सेंसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ तक बंदा ये बोल चुका है कि जितना जब हम बोलना सीखते हैं, तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? वर्ड्स की, उसके बाद में फ्रेजेस की, उसके बाद में स्क्रिप्ट्स की। फिर इसने बोला कि जितना बड़ा आपके पास बंडल आप कैरी करते हो, किसका? शब्दों का। कैरी करने का मतलब आपके पास है, जहां भी जा रहे हो तो वो शब्द भी तो आपके साथ ही जाएंगे ना। तो जितने आप वर्ड्स का बंडल कैरी करोगे, तो उतनी आपको कम चिंता होगी किस बारे में? कंबाइन करने में, उनको सारों को कंबाइन करने में। और उनको कंबाइन करके आप क्या बना रहे हो? सेंसिबल एक्सप्रेशंस बना रहे हो, सेंटेंसेस बना रहे हो, आपकी जो कॉन्वर्जेशन बातचीत है वो बन जाएगी। फिर आगे इसने बोला है, ऑल्सो इसके अलावा क्या होगा? द लेस वी हैव टू फ्रेट ओवर, फ्रेट ओवर का मतलब चिंता में पड़ना, नर्वस होना। फ्रेट ओवर शब्द होता है, इसका मतलब होता है नर्वस होना, परेशान होना। फ्रेट ओवर का मतलब होता है टू बीकम नर्वस। बीकम मतलब हो जाना, नर्वस है तो परेशान, ठीक है ना? डर जाना किसी बात को लेकर। और फिर आपको डरना भी नहीं पड़ेगा, चिंता भी नहीं होगी, किस चीज के बारे में? सिंटेक्स के बारे में। इंग्लिश में सिंटेक्स होती है, सिंटेक्स के बाद में और लिखा है। अब आपको पता है एंड तथा और के दोनों तरफ सेम शब्द होते हैं, तो सिंटेक्स क्या होती है? ग्रामर ही तो है ना। सेंटेंस में किस शब्द को सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या है? सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स जैसा ही शब्द इसमें से कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। सिंटेक्स के जैसा ही शब्द कौन सा है? सिंटेक्स के जैसा शब्द कौन सा है? ग्रामर है बेटा। सिंटेक्स है वो ग्रामर में ही तो पढ़ाई जाती है, सिंटेक्स है वो ग्रामर का ही तो एक पार्ट है। ग्रामर में तो आपको सिखाते हैं कि अगर सब्जेक्ट ये है तो ये वर्ब आएगी, और अगर ये टेंस है तो वर्ब का ये फॉर्म आएगा। तो सिंटेक्स के साथ क्या जुड़ जाएगा? ग्रामर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर आपको उतनी ही कम चिंता होगी, जितने आपके पास शब्द ज्यादा होंगे ना, तो उतनी ही आपको कम चिंता होगी किसके बारे में? सिंटेक्स के बारे में और या फिर ग्रामर के बारे में। डू यू थिंक यू चूज द वर्ड्स, क्या आपको आप डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि यू चूज द वर्ड्स, कि आप शब्दों को चुनते हो? जब आप बोलते हो तो आपको शब्द बार बार अगर चुनने पड़ते हैं ना, तो ये समझ लेना कि आपकी वोकेबलरी, और दे दनादन बोले जा रहे हो, तो आपकी वोकेब उतनी ही अच्छी है। और अगर आपको चुनना पड़ता है, तो इट मीन्स आपका जो वोकेब का भंडार है वो थोड़ा सा कमजोर है ना? डू यू प्री रिहर्स, क्या आपको पहले रिहर्सल करनी पड़ती है एवरी टाइम, हर बार? यू गो आउट, जब भी आप बाहर जाते हो, अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी बस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, और अगर आपको पहले से रिहर्सल करना पड़ता है, इट मीन्स आपका वोकेब अच्छा नहीं है ना? अच्छा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये 5 जो दे रखे हैं ना, इनमें देखते हैं क्या दे रखा है। इसके दे रखा है, अब क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, शुरुआत में ब्लैंक दे रखा है। ब्लैंक में कंडीशन है, या तो हमें ड्रामेटाइज करना है चीजों को, या हमें कंसीडर करना है, या हमें डिस्प्ले करना है, और या हमें रिवर्बरेट करना है। समझ गए बात को? तो रिवर्बरेट, अच्छा, ड्रामेटाइज का मतलब तो होता है चीजों को नाटकीय बना देना, और कंसीडर का मतलब होता है मन ही मन में कुछ सोचना, एक तरह से इमेजिन करना हो गया। अच्छा, डिस्प्ले का मतलब शो करना, और रिवर्बरेट का मतलब होता है इको करना या रिजोनेट करना चीजों का, प्रतिध्वनि या गूंज, उसको क्या बोलते हैं? इको, ठीक है ना? अब अपने मन ही मन में बना के देखेंगे कि बंदा यहाँ पर क्या करने की बात। व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन यू वॉक इनटू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट,
अगर आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या होता है आपके साथ? तो अब इस चीज को हमें अपने दिमाग में इमेजिन करना है। तो इमेजिन करने के लिए क्या आंसर आ जाएगा? कंसिडर करना है। ये कंसिडर करना है कि क्या होता है जब हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं। डियर मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ डू यू रिएक्ट? आपका रिएक्शन क्या होता है इन दोज रियल लाइफ सिचुएशंस? अगर रियल लाइफ सिचुएशन ऐसी आती है तो आपके साथ रिएक्शन क्या होता है आपका? आप बातचीत करने में उलझन फील करते हो या उलझन फील नहीं करते, है ना? इसी के बारे में ये। तो ये चीज अब आपको अपने दिमाग में क्या करना है? इमेजिन करना है। इमेजिन करने को क्या बोलते हैं? और फॉर टुडे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के टाइम पे फिर मिलते हैं। शुभ दिवस।